नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ t is equal to alpha x square plus beta x where alpha and beta are positive constants, then find retardation. अब बच्चों बोला गया है रिटार्डेशन। क्या रिटार्डेशन एक्सेलरेशन था जो मोशन को अपोज कर रहा था? मतलब एक तरीके से पहले आप यहां पर एक्सेलरेशन निकाल लो, फिर अपन चेक कर लेंगे उसको रिटार्डेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो क्या अपने को यहां पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए फंक्शन किसका दे रखा है? x और t का, और x से पहले लाना पड़ेगा v और v से लाना पड़ेगा a। तो पहली बात करते हैं कि v पे कैसे पहुंचे। अब बच्चों क्वेश्चन में खास बात देखो, ध्यान देना, हमेशा आपने देखा होगा कि x इधर होता है और यहां पर t स्क्वायर प्लस 2t ऐसा कुछ टर्म होती है, पर इस बार उल्टा हो गया, इधर t है, इधर अल्फा x स्क्वायर प्लस बीटा x है। तो इस बार डिफरेंशिएशन कुछ ऐसा कर दे ताकि अपने को आसानी से v मिल जाए। बच्चों सोचो, अगर मैं यहां पर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो यहां पर तो बन जाता 1, यहां पर क्या आता अल्फा 2x dx बाई dt जो बनता v। तो उससे जो इक्वेशन बनती है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि आपको उस स्टेप की तरफ नहीं जाना। ध्यान देखिएगा, अगर मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और अल्फा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोल रहा हूं मैं, दैट इज इक्वल्स टू 2x dx बाई dt, सिमिलरली प्लस बीटा dx बाई dt। बच्चों यहां से 1 इक्वल्स टू अल्फा इंटू 2x v प्लस बीटा v, बिकॉज dx बाई dt क्या होता है v। अब यहां पर आप v कॉमन लो, v कॉमन लेने के बाद सब टर्म इधर लेके जाओ, तब जाके आपका v फाइंड आउट होगा। तो थोड़ा सा ही लेंदी पड़ता है, गलत कुछ भी नहीं है, लेंदी पड़ता है। पर अगर अपन इसी को दूसरे रेस्पेक्ट में देखें तो देखिएगा, मैं यहां पर इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। अब बच्चों क्यों कर रहा हूं वो समझना, यहां पर बन जाएगा dt बाई dx विच इज इक्वल्स टू अल्फा कांस्टेंट x स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू x 2x बीटा और x का विद रेस्पेक्ट टू x 1। अब बच्चों सोचो एक चीज, यहां पर एक स्टेप पे अपना काम हो गया। क्या ये जो dt बाई dx है ये इनवर्स ऑफ वेलोसिटी हो गया, बिकॉज v इक्वल्स टू dx बाई dt होता है। तो आपको यहां से डायरेक्टली आप इसको इक्वल टू 1 बाई v लिख सकते हो। तो सोचो वहां पर अपने को 2 स्टेप सॉल्व करनी पड़ती है, यहां से आपको एक स्टेप पे आपका v आ चुका है। तो यहां से आपका v क्या आया? v इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा 2x प्लस बीटा। ठीक है, अब बच्चों यहां तक तो ये बात हो गई, पर क्यों इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो अपने पास यहां पर v किसके डिपेंडेंट है? x डिपेंडेंट। तो सोचो ध्यान से, अगर मैं इसी टर्म को डिफरेंशिएट कर दूं किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, तो मुझे क्या क्या मिलेगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर या तो मैं लिख देता हूं a बराबर v dv बाई dx, ये अपना रिलेशन है। बच्चों ये क्यों यूज करा? हमने आपको समझाया था कि यहां पर जो v अगर टाइम डिपेंडेंट होता तो dv बाई dt, x डिपेंडेंट होता तो v dv बाई dx। अब बच्चों यहां पर अपन वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, a इक्वल्स टू, बच्चों v की जगह ये पूरी वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा। ये तो पहली टर्म है एज इट इज, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं करना। नेक्स्ट टर्म है डिफरेंशिएशन ऑफ, अब बच्चों इस टर्म को मैं कैसे लिख रहा हूं ध्यान देना, 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1, बिकॉज अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -1। अब जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो सबसे पहले मुझे पावर वाली पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करना पड़ेगा, इसको अपन चेन रूल भी कहते हैं। तो यहां पर अपना आंसर आएगा 1 अपॉन 2 अल्फा x प्लस बीटा इंटू, जब इसका डिफरेंशिएशन करें तो -1 2 अल्फा x प्लस बीटा की पावर -2। अभी तो से ये पावर वाला पार्ट खत्म हुआ है। अब मैं अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 2 अल्फा, और x का डिफरेंशिएशन 1 इसलिए सिर्फ 2 अल्फा आया, बीटा का डिफरेंशिएशन 0 इसलिए सिर्फ क्या आया 2 अल्फा। तो बच्चों यहां से अपना एक्सेलरेशन आ गया -1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा यहां पर -2 है पावर में, तो ये नीचे जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर +2 हो जाएगा, और यहां पर एक टर्म सेम टू सेम ऐसी है तो ये टर्म पूरी बन जाएगी 2 अल्फा x प्लस बीटा का होल क्यूब इंटू 2 अल्फा। तो इसका मतलब इस 1 की जगह डायरेक्टली मैं क्या लिख देता हूं 2 अल्फा।
तो अपना आंसर आ गया a इक्वल्स टू -2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का क्यूब। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये एक्सेलरेशन आया है, पर मुझसे क्या पूछा? रिटार्डेशन। अगर आपसे वर्ड बोला रिटार्डेशन तो बच्चों यहां पर गलतियां होती है कि ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन माइनस साइन के साथ भी होता है और एक ऑप्शन प्लस साइन के साथ भी होता है। तो रिटार्डेशन की जो वैल्यू होगी, रिटार्डेशन इज इक्वल टू, अब बच्चों ये माइनस साइन सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। याद करो पॉइंट्स में लिखा था एक्सेलरेशन का प्लस और माइनस सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। और यहां पर क्या बताना चाहते हैं? क्या डायरेक्शन मोशन के अपोजिट होगा, तभी अपन क्या कहेंगे उसको? रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू 2 अल्फा अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा का होल क्यूब, एंड दिस इज द आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में एक छोटा सा हम लोग डिस्कशन और करेंगे और वो डिस्कशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस। बच्चों देखिए, सर ने आपको जो क्वेश्चन का आंसर निकाल के दिया वो a और x की टर्म में आंसर निकाल के दिया। बिल्कुल। पर हो सकता है कि यही आंसर आपको a और v की फॉर्म में निकाल कर दिया गया हो, तो उस सिचुएशन में हमें a को v की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करना है। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अगर हम लोग a को v की टर्म में रिप्रेजेंट करें तो मैं इसको सर थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। बिल्कुल सर। ऑब्जर्व कीजिए -2 अल्फा, बच्चों ये चीज यहां लिखी हुई है, ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। बच्चों ये वाली जो टर्म है वो है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर -3। बच्चों ये वो आंसर है जो a और x के बीच में रिलेशन शो कर रहा है। बिल्कुल सर। अब क्वेश्चन में मुझे जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, उन 4 ऑप्शंस में मुझे बोला गया कि आप अपना आंसर a और x की टर्म में मत दो, आप अपना आंसर a और v की टर्म में दो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे x को या x वाली पूरी टर्म को एलिमिनेट करना है और इसकी जगह क्या लाना है? v। तो बच्चों हम लोग v का x के साथ रिलेशन निकाल चुके हैं। ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, ये क्या लिखा हुआ है? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर -1। तो बच्चों अगर मैं यहां पर किसी भी तरह से 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर -1 ले आऊं तो मैं उसको किससे रिप्लेस कर पाऊंगा? v से। तो चेक कीजिए बच्चों, उसको हम लोग कैसे रिप्लेस करेंगे। ऑब्जर्व कीजिएगा आप अपनी स्टेप्स को। -2 अल्फा, बच्चों क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की होल पावर -1 का होल क्यूब, लाइक दिस। बिल्कुल होल पावर 3 बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा बच्चों? बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, अब ये है 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की पावर -1 का होल क्यूब। तो ये पूरा जो टर्म है वो किससे रिप्लेस किया जा सकता है? v से। सो हियर आई कैन राइट a इज इक्वल टू -2 अल्फा, ये पूरा क्या है? v। तो v क्यूब। तो बच्चों ये हमारे पास आया एक्सेलरेशन, दैट इज -2 अल्फा v क्यूब। और जैसा सर ने आपको बताया कि रिटार्डेशन पूछा है, तो रिटार्डेशन इटसेल्फ हैज नेगेटिव मीनिंग। सो यहां पर हम लोग बता सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, आई मीन रिटार्डेशन इक्वल टू माइनस हटा के ये हो जाएगा 2 अल्फा v क्यूब। बट ध्यान रखिएगा बच्चों कि ये a का मतलब यहां पर किससे है? रिटार्डेशन से। रिटार्डेशन की वैल्यू 2 अल्फा v क्यूब है। तो एक ही क्वेश्चन के दो तरह से आंसर्स निकाले जा सकते हैं। इसके लिए आपको टोटली ऑप्शंस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। बिल्कुल सर। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन हमको दिया है अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस हैज एक्सेलरेशन f। बच्चों सबसे पहला पॉइंट कि यहां पर जो एक्सेलरेशन है उसको स्मॉल f से डिनोट किया है। एट टाइम t गिवन बाय f इज इक्वल टू f नॉट 1 माइनस t अपॉन कैपिटल T ब्रैकेट में, जहां पे f नॉट और कैपिटल T कौन है? कांस्टेंट्स। द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 हैज 0 वेलोसिटी। बच्चों नोटिस कीजिए t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कैसी है? 0। देन एट द इंस्टेंट व्हेन f इक्वल टू 0, बच्चों f कौन है यहां पर? एक्सेलरेशन। तो हमसे बोला गया है एट द इंस्टेंट व्हेन एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 फाइंड द पार्टिकल्स वेलोसिटी। क्या पूछा जा रहा है बच्चों? ध्यान से सुना। जब एक्सेलरेशन 0 होगा, जिस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन 0 होगा उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी? जिस इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन 0 होगा उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी क्या होगी? तो पहले ये तो पता करो कि वो कौन सा इंस्टेंट है जब एक्सेलरेशन 0 है। तो सबसे पहले बच्चों मैं वो टाइम निकालने जा रहा हूं, वो टाइम इंस्टेंट निकालने जा रहा हूं जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो बच्चों ये कौन है? एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। इसको 0 के साथ इक्वेट कर दो तो अपने आप हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, मैं यही इसको सॉल्व करके आ रहा हूं कि अगर इस एक्सेलरेशन को 0 के साथ इक्वेट कर दें और f नॉट का मल्टीप्लाई अंदर कर दें तो f नॉट माइनस f नॉट t अपॉन कैपिटल T। अब अगर 0 के साथ इक्वेट करें बच्चों तो ये हो गया f नॉट t अपॉन कैपिटल T इज इक्वल टू f नॉट से f नॉट कैंसिल, तो स्मॉल t की वैल्यू किसके बराबर गई? कैपिटल T। मतलब ये वो टाइम इंस्टेंट है जब हमें वेलोसिटी पता करनी है। बिल्कुल।
तो बच्चों अब हमारे पास क्वेश्चन जो था वो बहुत आसान हो गया। हमने वो टाइम इंस्टेंट पता कर लिया है जब वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये है एक्सेलरेशन का टाइम डिपेंडेंट एक्सप्रेशन और निकालना क्या है हमें वेलोसिटी। तो बच्चों याद कीजिए कि एक्सेलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिल जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी। सो बच्चों मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों एक्सेलरेशन को f से डिनोट किया है, इस चीज का ध्यान रखें। बच्चों मैं लिमिट प्लेस कर रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखना आप लोग। एक्सेलरेशन के लिए हमको जो लिमिट दी है टाइम के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रही है, 0 सेकंड पर पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी 0 और कैपिटल T सेकंड पर हमें फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। बिल्कुल। और बच्चों इंटीग्रेशन करने के लिए इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं f0 माइनस f0 t अपॉन कैपिटल T और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। देखो तो बच्चों ऑब्जर्व कीजिए ये क्या लिखा हुआ है, v माइनस 0 इज इक्वल टू v। बिल्कुल। बच्चों f0 एक कांस्टेंट है और इसका अगर हम लोग यहां पर कंसीडर कर ले 1 तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं सो दैट आपको आसान लगे, f0 dt लिमिट 0 से t और यहां पर मैं लिख सकता हूं f0 अपॉन कैपिटल T और t का t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू t। ऑब्जर्व कीजिएगा बच्चों v इज इक्वल टू यहां पर हमारे पास टर्म आ गई f0 t लिमिट हो गई 0 से t माइनस ये क्या होगा बच्चों, f0 अपॉन कैपिटल T ये हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 और लिमिट हो जाएगी 0 से कैपिटल T। बिल्कुल। तो बच्चों अब हमारे पास सिर्फ टारगेट है कि इसको सिंपलीफाई करना है और सॉल्व करना है। नोटिस कीजिए बच्चों सिंपलीफाई कर देते हैं, v इज इक्वल टू सबसे पहले बच्चों अगर अपर लिमिट हम लोग यहां पे प्लेस कर दें तो ये हो जाएगा कैपिटल T और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 तो ये बन जाएगा अपने पास f0 कैपिटल T माइनस बच्चों स्मॉल t की जगह अपर लिमिट रखें तो ये हो गया t स्क्वायर और लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 तो ये हो जाएगा f0 t स्क्वायर अपॉन 2t। तो बच्चों एक t से एक t कैंसिल। अब नोटिस कीजिए क्या लिखा है f0 t और f0 t बाय 2 तो 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा, f0 t बाय 2। तो बच्चों ये है वो वेलोसिटी कौन से टाइम पर जब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 थी। तो बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The position x of a particle with respect to time t along x-axis is given by x equals to 90 square minus t cube, where x is in meters and t in seconds. What will be the position of this particle when it achieves maximum speed along the positive x direction? आपसे क्या पूछा गया है, पोजिशन ऑफ पार्टिकल, पर कब, जब स्पीड कैसी हो, मैक्सिमम। अब स्पीड मैक्सिमम कब है पहले तो ये निकालो, फिर जो टाइम आया उसको यहां पुट करो तब जाके क्या मिलेगा, पोजीशन। तो बच्चों देखो ध्यान देना, अपन को दे रखा है x इक्वल्स टू 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो बात कर रहे हैं कि अपनी स्पीड कहां मैक्सिमम होगी। याद करो वर्ड आता है मैक्सिमा या मिनिमा। अगर मैक्सिमम बोलते हैं या मिनिमम बोलते हैं तो अपन मैक्सिमम मिनिमा की हेल्प लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमम में अपन क्या करते थे कि जो भी चीज का आपसे मैक्सिमम पूछा है उसका पहला डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या करते थे, 0 टू फाइंड दैट इंटरवल या पॉइंट जहां पर आपसे बात पूछी गई है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो मैं निकाल रहा हूं स्पीड। तो अपने को मालूम है स्पीड क्या होगा, dx बाय dt। यहां लिख देता हूं मैं स्पीड। अब यहां से जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 9 कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t हो जाएगा, तो बिल्कुल 18t हो जाएगा सर, माइनस 3t स्क्वायर बिकॉज t क्यूब का डिफरेंशिएशन यही होगा। और जैसा सर ने कहा था इसको लिख देते हैं 18t माइनस 3t स्क्वायर। बच्चों ये तो सिर्फ स्पीड आई है, इसका मैक्सिमम बोला है, मतलब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू क्या करना है, 0। अब इसका मैं फर्स्ट डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0, तो डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो 18t का हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर का 3 कांस्टेंट है और t स्क्वायर का 2t तो बन जाएगा 60। इस पहले डिफरेंशिएशन को जिसका आप मैक्सिमा मिनिमा निकालते हो तो पहले डिफरेंशिएशन को इक्वल टू क्या करते हो, 0। इसको मैंने कह दिया इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 करते अपने पास क्या टर्म बचेगी, 18 इक्वल्स टू 60। इसका t की वैल्यू आ गई 3 सेकेंड्स। अब बच्चों ये t बराबर 3 सेकंड है, वैसे 100% इस t बराबर 3 सेकंड पर स्पीड का मैक्सिमा ही होगा बिकॉज एक ही टाइम आया है और क्वेश्चन में वही पूछा है। तो एग्जाम के अंदर आपको इसको चेक नहीं करना कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तभी एक बार मैं फटाफट से आपको यहां पर शो कर देता हूं, पर नॉट रिक्वायर्ड इन एग्जाम कि अगर मैं इस स्पीड का डबल डिफरेंशिएशन करता तो देखिए ध्यान दीजिएगा, पहला डिफरेंशिएशन कितना है स्पीड का, 18 माइनस 60।
अगर मैं इस स्पीड का डबल डिफरेंशिएशन कर देता तो अपना आंसर क्या होता? 18 का डिफरेंशिएशन 0, -60 का -6। अगर डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है, इसका मतलब ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है? मैक्सिमा। इसका मतलब इस टाइम पर स्पीड की वैल्यू मैक्सिमम है। पर बच्चों एग्जाम में ये नहीं करना है, बिकॉज एक ही टर्म आ रही है और क्वेश्चन में मैक्सिमा ही बोला है, तो इस टाइम पे मैक्सिमा ही होगा। पर अभी अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। ये वो टाइम है जब स्पीड मैक्सिमम है। अब इस टाइम को पुट करो इस इक्वेशन में टू फाइंड द पोजीशन। अब मैं क्या यूज कर रहा हूं, ध्यान देना। x की वैल्यू वही थी जो 90 स्क्वायर माइनस टी क्यूब, इसमें मैंने पुट कर दिया एट t इक्वल टू 3, तो होगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। बच्चों 9 9 से 81 बन गया, माइनस 9 3 27 हो जाएगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 54 मीटर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स, ये सभी क्वेश्चंस जो हम लोगों ने डिस्कस किए सब बेस्ड थे किस पे? कैलकुलस पे। और इनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस या जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं। अपन ने 5 क्वांटिटीज पूरी पढ़ ली है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। और अब इन पांचों को हमें कंबाइंड फॉर्म में यूज करना है इन फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों, एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं। पूरे चैप्टर में बच्चों अब आपको 3 ही पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे और उनको आपको कैसे अप्लाई करना है। आपको जिस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ मिल जाए कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है, दोनों का मीनिंग सेम है। जिस क्वेश्चन में भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि एक्सेलरेशन 0 या वेलोसिटी कांस्टेंट है, आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। डायरेक्टली आपके आंसर्स आएंगे, बहुत आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। जिस क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल जाए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, देन गो फॉर इक्वेशंस ऑफ मोशन। बिल्कुल, इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अप्लाई करनी है। और कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल जाए कि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, जैसे कि a इक्वल टू टाइम डिपेंडेंट या a इक्वल टू x डिपेंडेंट या कोई भी, तो उस सिचुएशन में आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी है। तो बच्चों क्या सीखा? व्हेन एक्सेलरेशन 0, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो इक्वेशंस ऑफ मोशन, और एक्सेलरेशन वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन। तो बच्चों आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। और आप नोटिस कर रहे हैं ये कब व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो बच्चों हम लोगों को दिया हुआ है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और साथ में यहां पर लिखा हुआ है हाईलाइट करके कि इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये केवल तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट। मैं बार बार इसको बोल रहा हूं, जब ये लिखा हुआ मिले तभी आपको अप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है v इक्वल्स टू u प्लस at। अब मुझे मालूम है वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने उसको दो तरीके से यहां पर लिखा है, वेक्टर फॉर्म में और स्केलर फॉर्म में। तो बच्चों ध्यान देना, अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो यहां पर इक्वल टू u भी एक वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर है। और वेक्टर जब कोई एक मैग्नीट्यूड या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होता है, स्टिल वो वेक्टर ही रहता है। इसका मतलब v वेक्टर इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर t, या फिर अगर उसको स्केलर फॉर्म में लिखें तो जगह v इक्वल्स टू u प्लस at। और बच्चों ये चीज जब आपको वेक्टर फॉर्म जैसा सर ने बताया, तो ये क्वेश्चन पढ़कर ही आपको पता चल जाएगा कि हमें इक्वेशन को स्केलर फॉर्म में लगाना है या वेक्टर। जैसे कि क्वेश्चन आपको देकर दे दिया गया कि एक पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और बोल दिया गया कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर टुवर्ड्स साउथ, तो इतने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी निकालिए। तो बच्चों आपने नोटिस किया कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन अलग से स्पेसिफाइड करके दी है, और जब क्वेश्चन में डायरेक्शन आपको अलग से इस तरह से लिख कर दी जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपनी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में यानी कि क्वांटिटीज को विद साइन प्लेस करना है। और स्केलर फॉर्म में हमको बोला गया है, तो यहां पर आपको केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिया होगा। पार्टिकल स्टार्ट्स विद सम स्पीड, इट्स एक्सेलरेशन दिस वन, देन फाइंड इट्स फाइनल स्पीड आफ्टर टाइम दिस। तो आपको वहां पर कहीं डायरेक्शन की बात की ही नहीं गई है, तो आप डायरेक्टली स्केलर फॉर्म लगाइए और आंसर मिलेगा। बिल्कुल। तो दूसरी इक्वेशन है s वेक्टर, where s रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। इक्वल्स टू u वेक्टर इंटू टी, टी टाइम, प्लस हाफ a वेक्टर इंटू टी का स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है और जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है। a इज एक्सेलरेशन, t इज टाइम एंड s इज डिस्प्लेसमेंट। अगर वेक्टर फॉर्म में ना लिख के स्केलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे थर्ड इक्वेशन अगर हम लोग पहले देखें स्केलर फॉर्म में, तो क्या लिखा हुआ है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन और s। अब बात चल रही है बच्चों वेक्टर फॉर्म में।
कई बार बच्चों का डाउट होता है कि सर यहाँ पर दूसरी इक्वेशंस की तरह या वहां पर हम लोग v स्क्वायर क्यों लिखे गए, हमने v डॉट वी क्यों लिखा हुआ है। तो बच्चों ध्यान रखें, कभी भी वेक्टर के ऊपर इस तरह से डायरेक्टली स्क्वायर नहीं लगाया जाता। हम लोग इसको डिफाइन करने के लिए पढ़ते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, v डॉट v इज इक्वल टू क्या होगा, वी बी कॉस जीरो, क्योंकि ये दोनों सिमिलर वेक्टर हैं, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, जीरो, तो v और v क्या हो जाएगा, v स्क्वायर। तो बच्चों v स्क्वायर को वेक्टर फॉर्म में क्या लिखा जाता है, वेक्टर v डॉट वेक्टर v। ध्यान रखें कभी भी वेक्टर के ऊपर डायरेक्टली इस तरह से स्क्वायर ना रखें, इसलिए इसको स्प्लिट करके हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है इन फॉर्म ऑफ डॉट वेक्टर। पर बच्चों यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखें कि ये इक्वेशन जो है वो किससे बनी है, डॉट प्रोडक्ट से। और डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में अगर आप जानते हैं तो डॉट प्रोडक्ट से आने वाला आंसर हमेशा कैसा होता है, स्केलर। तो हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में सीखेंगे भी सही, और अभी भी मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब भी आप अपने क्वेश्चन को थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका कभी भी वेक्टर फॉर्म में नहीं आएगा। कारण क्योंकि ये अपने आप में कौन सी इक्वेशन है, एक स्केलर फॉर्म में। हमेशा डॉट प्रोडक्ट से एक स्केलर आंसर ही मिलता है। बिल्कुल सर, कभी कभार यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इन तीनों में से अपन कौन सी इक्वेशन को यूज करें। तो वहां पर बच्चों एक छोटी सी बात ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन का कोई डेटा गिवन है उसको आप फटाफट लिख देना। अगर आप ध्यान दो इन तीनों इक्वेशन पे तो यहाँ पर क्या क्या चीज वेरिएबल है, एस यू वी ए टी। अब बच्चों कोई भी चार चीजें मिलकर एक इक्वेशन बनी है, इसका मतलब अगर आपको जो भी चीज पूछी गई है उसको भी वहां पर क्वेश्चन मार्क लगा के लिख देना। सपोज आपको एस दे रखा हो, आपको यू दे रखा हो, आपको ए दे रखा हो, टी पूछा गया हो तो टी भी लिख देना। तो सोचो एस गिवन, यू गिवन, ए गिवन, टी गिवन, पर वी इज नॉट गिवन, विच इक्वेशन इज यूज्ड, सेकंड इक्वेशन। तो आप फटाफट जज कर सकते हो कि वी हैव टू यूज एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ डी स्क्वायर। बिल्कुल। तो बच्चों आपको सर ने जो सिखाया उसको भी आप ऐसे भी ध्यान रखें कि यू और ए ऐसी दो टर्म्स हैं जो हर एक इक्वेशन में एग्जिस्ट कर रही है। बिल्कुल। मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दे रखा हो तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी इक्वेशन लगाएं, क्योंकि यू और ए तो सब में ही है। इसलिए अगर हम लोग पहली इक्वेशन को नाम दें तो इसको वीटी रिलेशन बोल सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में वी गिवन हो, टी गिवन हो या वी या टी में से कोई एक अननोन हो तो वीटी एप्लीकेशन अपन यहाँ पर अप्लाई करें, दैट इज फर्स्ट। इसी तरह से दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, एसटी रिलेशन। ऑब्जर्व कीजिए, जब भी टाइम दिया हो, डिस्टेंस पूछी हो, डिस्टेंस दिया हो, टाइम पूछा हो तो एसटी रिलेशन। और लास्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, वीएस रिलेशन। मतलब फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस दी हो या दोनों में से कोई एक अननोन हो तो वीएस रिलेशन लगाकर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से बच्चों अब हम लोग ये तीन मेन इक्वेशन हमने पढ़ी। अब हम लोगों ने नेक्स्ट सेक्शन में लिखा हुआ है सम यूजफुल इक्वेशंस ऑफ मोशन। बच्चों जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करते हैं तो कुछ इक्वेशंस ऐसी भी हैं हमारे पास जो हमारा आंसर और जल्दी निकाल कर देती हैं। ये इक्वेशंस जो है वो डिराइव्ड इक्वेशन है। प्रीवियस इक्वेशंस में ही एक दूसरे की वैल्यूज को अगर आपस में कहीं रिप्लेस या सब्स्टिट्यूट करें तो इन इक्वेशंस को हम लोग वहां पर सॉल्व करते हैं। तो इनको हम लोग डिराइव्ड इक्वेशंस भी बोलते हैं। इनको कब और कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहली बात, इक्वेशंस ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। पहले तो ये लिखा हुआ देखोगे तभी ये अप्लाई करना है। एग्जैक्टली। बिल्कुल। अब बच्चों एस nth, सबसे पहले हम लोग ns सेकंड क्या होता है इसको समझे, क्योंकि इसको समझने के बाद ही इसकी एप्लीकेशन हमको क्लियर होगी। बिल्कुल सर। बच्चों अगर हम लोग टाइम की बात करें, है ना, तो ये हो गया 0 सेकंड, ये हो गया 1 सेकंड, ये हो गया 2 सेकंड और ये हो गया n सेकंड। बिल्कुल सर। है ना। तो अगर मैं आपको कुछ टर्म्स दूं, मैंने आपको क्वेश्चन में बोला फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड। इन 1 सेकंड मतलब 0 से 1 सेकंड तक का इंटरवल, इसको मैंने बोल दिया इन 1 सेकंड। मैंने बोला फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड। इन 2 सेकंड मतलब 0 से 2 सेकंड तक का इंटरवल। इसी तरह से बच्चों मैं बोलूं इन n सेकंड, तो इन n सेकंड का मतलब क्या हो गया, 0 से n सेकंड तक का इंटरवल। बिल्कुल। और बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट सेकंड मतलब 0 से स्टार्ट होके जो 1 पे खत्म हो जाए बस उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट सेकंड। इन सेकंड सेकंड, तो सेकंड सेकंड क्या होगा, 1 से स्टार्ट होने के बाद 2 पे खत्म हो जाए। बच्चों जल्दी से आंसर दीजिए, इन 5 सेकंड कहां से कहां तक होगा, 0 to 5। और बच्चों इन 5th सेकंड कहां से होगा, 4 से 5th। बिल्कुल। तो बच्चों ध्यान रखना है कि इन 5 सेकंड और इन 5th सेकंड दोनों में अंतर है। अब बच्चों यहां से यहां तक का टाइम है टोटल n सेकंड। तो बताइए कि n से 1 सेकंड पहले जो टाइम n-1 क्या होगा, n-1। और n-1 से लेके n तक का ये जो इंटरवल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, nth सेकंड।
तो आपने नोटिस किया कि nth सेकंड जो है वो 1 सेकंड का इंटरवल है, फ्रॉम n-1 से n सेकंड तक का। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह की टर्म्स दी जाए, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड, लाइक इस तरह की टर्म्स, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड सेकंड, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन थर्ड सेकंड, या फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड। तो बच्चों टाइम के ऊपर जब भी ऐसी टर्म्स दी जाए लाइक st, nd, rt, th, जस्ट लाइक दिस, तो हमें ये अप्लाई करना है। u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, a इक्वल टू एक्सेलरेशन, n वो nth सेकंड, जैसे फाइंड डिस्टेंस कवर्ड इन फिफ्थ सेकंड, तो n की जगह क्या रखना है 5, तो प्लेस करके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। बिल्कुल। इसी तरह से बच्चों ये लिखा है एवरेज वेलोसिटी विच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। कब अप्लाई करना है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। और लास्ट है बच्चों डिस्टेंस इज इक्वल टू u प्लस v बाई 2 इंटू टी। और अगेन ये कब अप्लाई करना है? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट। बच्चों इस इक्वेशन का अपना एक फायदा है, ऑब्जर्व कीजिए एक्सेलरेशन क्या की लिखी आवश्यकता है। है। एक्सेलरेशन प्रीवियस इक्वेशंस की बात करें बच्चों, तो इनमें से कोई भी इक्वेशन बिना एक्सेलरेशन के अप्लाई नहीं की जा सकती। पर अगर इस इक्वेशन की बात करें, हमें बस क्वेश्चन में इतना सा लिख कर दे दो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तब भी हम लोग अपने आंसर को इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं अगर ये पैरामीटर्स गिवन है। अगर एक्सेलरेशन नहीं भी गिवन होगा तब भी हम अपने आंसर्स निकाल पाएंगे। तो ये क्वेश्चन में हम लोग सीखते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास बच्चों 6 इक्वेशंस हो गई और बारी बारी से हम लोग इनको अप्लाई करना सीखते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and moves with constant acceleration 4 meter per second square. Then find out displacement in first 2 second. Remember the word first 2 second. Displacement in second second याद करो, सर ने आपको समझाया था SNH के बारे में। इसका मतलब यहाँ पर ये 0 से 2 नहीं है, यहाँ 1 से 2 है। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यहाँ पर अपने वाला है S2 मतलब 0 से 2, और यहाँ पर अपने वाला है S सेकंड, इसका मतलब अपने को बात करनी है एस nth की। अब बच्चों यहाँ पर क्या क्या चीज दे रखी है उसकी बात कर रहे हैं। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो जैसे अपन ने कहा था कि अपन पहले लिख लेंगे ताकि अपने को मालूम पड़ जाए फॉर्मूला कौन सा यूज करना है। u0 एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम इंटरवल बच्चों पहले वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, क्या पहले वाले पार्ट में टाइम इंटरवल 0 से 2, इसका मतलब 2 सेकंड हो गया। और साथ ही साथ आपको S2 निकालना है, तो आपको ये फाइंड आउट करना है। तो आप यहां से देख सकते हो STAU मतलब S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो अगर मैं पहले वाले पार्ट को इसी फॉर्मूले सॉल्व करता हूं S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो मेरे पास आएगा S2 इज इक्वल टू U0, तो UT की वैल्यू पूरी की पूरी क्या हो जाएगी 0, तो ये 0 हो गया। हाफ A की वैल्यू 4 एंड T की वैल्यू 2 का स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा ये 4 और 2 का स्क्वायर वापस 4 4 4 जा 16 डिवाइड बाय 2 8। इसका मतलब यहां पर इसका आंसर आ गया 8 मीटर। इसका मतलब टाइम 0 से 2 तक उसका जो डिस्प्लेसमेंट कवर होगा वो 8 मीटर होगा, पर ये 0 से 2 तक की बात है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड का मतलब 1 से 2 तक। अब बच्चों सॉल्व करने के दो तरीके, या तो आप जो आपका 2 सेकंड का आ चुका है तो आप 0 से 1 का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और उसको इससे माइनस कर दो, मतलब 8 मीटर माइनस डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 1 वाला, उसको माइनस कर दो, उससे आंसर आ जाएगा। पर क्योंकि अपने को सर ने डायरेक्ट फॉर्मूला बता रखा है, मान लो ये पहला पार्ट क्वेश्चन में होता ही नहीं, तो अपन क्या यूज करते हैं SNH वाला फॉर्मूला। बच्चों SNH वाला फॉर्मूला क्या था? U प्लस A/2 इंटू 2n माइनस 1, वेयर n इज वो सेकंड जिसके आपसे बात करिए लास्ट nth सेकंड की बात करें, तो यहां पर कौन सा n की वैल्यू क्या होगी 2, करेक्ट सर। तो n की वैल्यू हो गई 2। अब बच्चों जो बाकी वैल्यूज है वो यहां पर लिखी हुई है, तो अपन लिख सकते हैं s सेकंड इज इक्वल टू U0, a की वैल्यू 4 2 इंटू 2 माइनस 1। बच्चों ध्यान दीजिएगा 2 2 4 माइनस 1 3 3 4 12 डिवाइड बाई 2 6। इसका मतलब यहां पर सेकंड में जो कवर हुआ है डिस्टेंस वो कितना है 6 मीटर। बच्चों दोनों में अंतर है, ये 0 से 1 वाला पार्ट नहीं है, ये सिर्फ 1 से 2 वाला पार्ट है, और यहां पर ये 0 से 2 वाला पार्ट है, इसलिए ये 8 मीटर बड़ा है और ये 6 मीटर उससे छोटा है। तो स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन में दिया है अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी i कैप प्लस j कैप मीटर पर सेकंड एंड एक्सेलरेशन 0.2 i कैप प्लस 0.3 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड एंड स्पीड आफ्टर 10 सेकंड।
बच्चों सबसे पहले जैसा हम लोगों ने सीखा है कि क्वेश्चन में जो पैरामीटर्स गिवन हैं सबसे पहले उनको मार्क कर लेते हैं। बच्चों नोटिस कीजिए कि यहां से यहां तक अगर अपन बात करें तो हमें ये दी गई है इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल बच्चों मैंने देखो u के ऊपर वेक्टर लगाया हुआ है क्योंकि आप नोटिस कर पा रहे हैं कि हमें यहां पर जो क्वांटिटी दी है वो डायरेक्शंस की टर्म में दी है i कैप प्लस j कैप। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर फॉर्म में वैल्यूज दी जा रही है। तो बच्चों हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के इंट्रोडक्शन में कि जब भी हमें डायरेक्शंस भी साथ में लिखकर दी जाए तो हमें इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में अप्लाई करना चाहिए। बच्चों ऑब्जर्व कीजिए, सिमिलरली यहां पर जो हमें दिया है वो है एक्सेलरेशन, तो मैंने लिख दिया वेक्टर ए। हमें जो कैलकुलेट करना है बच्चों वेलोसिटी, तो इसको लिख देते हैं v और टाइम हमें क्वेश्चन में दिया है दैट इज 10। तो बच्चों आप नोटिस कीजिए कि u और a तो सभी इक्वेशंस में आते हैं, पर v और t ये कौन सा रिलेशन है? रिलेशन नंबर 1 दैट इज v इक्वल टू u प्लस at। तो पहले क्वेश्चन में हमें अप्लाई कर देना चाहिए वेक्टर फॉर्म में v इज इक्वल टू u प्लस at। बच्चों इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी हमको दी गई है i कैप प्लस j कैप, जैसा हमने ऊपर मार्क किया है, प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू बच्चों देखिए कितनी है 0.2 i कैप प्लस 0.3 j कैप और टाइम हमें दिया है कितना 10। बिल्कुल बच्चों बस अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। पहले हम लोग इस वेक्टर का स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि स्केलर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू अपने पास वेक्टर ही आएगी। तो हम लोग यहां पर वेलोसिटी लिख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप प्लस बच्चों 0.2 इंटू 10 कितना हो जाएगा 2 आई कैप और 0.3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 3 जे कैप, सॉरी प्लस 3 जे कैप प्लस 3 जे कैप। बच्चों तो ऑब्जर्व कीजिए, इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 2i प्लस आई कितना हो जाएगा 3i कैप और j कैप प्लस 3j कैप ये कितना हो जाएगा 4j कैप मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये हो गया अपना फाइनल आंसर इन फॉर्म ऑफ वेक्टर, आई मीन वेक्टर फॉर्म में रिजल्ट है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी गई थी, तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अपना आंसर परफेक्ट है, मतलब वेक्टर फॉर्म में इसका आंसर देना है। पर बच्चों नोटिस कीजिए स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स, तो स्पीड मतलब हमें इसी वेलोसिटी का क्या कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड। आपको याद होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होती है। तो आफ्टर 10 सेकेंड जो वेलोसिटी होगी या आफ्टर 10 सेकेंड जो स्पीड होगी दैट इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू उस पर्टिकुलर इंस्टेंट की 10 सेकेंड के बाद वाली, वो दोनों एग्जैक्टली सेम होगी। तो हम लोग इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वही क्या बन जाएगी स्पीड। बिल्कुल। सो हियर आई कैन राइट स्पीड निकालने के लिए इसका मॉडुलस ले लेना चाहिए। तो बच्चों मॉडुलस जब हम लोग लेंगे तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ स्पीड इन स्केल आई मीन विदाउट डायरेक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया। बच्चों हमेशा ध्यान रखिए जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा आपको स्पीड अगर पूछी जाती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व योर क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ वेक्टर या इन वेक्टर फॉर्म एंड देन टेक इट्स मैग्नीट्यूड, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। बिल्कुल।